आज के शो में। सी पैक पर तनकीद, अमेरिका भारत की ज़बान बोलने लगा। वन बेल्ट वन रोड मंसूबा आलमी ताकतों को खटकने लगा। बढ़ता हुआ तिजारती खसारा वर्ल्ड बैंक ने भी खबरदार कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। इंतहाई अहम मराहिल से ये मुल्क इस वक्त दो चार और स्ट्रेटेजिकली एक्सटर्नली इंटरनली जो थ्रेट्स हैं जो वाज़े तौर पर सामने आते हैं और जिनके बारे में जिस तरह तिजारती खसारे की बात आगे चल के प्रोग्राम में करेंगे, जिसके बारे में वर्ल्ड बैंक ने एक स्टेटमेंट जारी की है और ये पहली मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनल जो हमारे लोग हैं उनकी तरफ से आवाज़ नहीं। इससे पहले IMF, इससे पहले दीगर जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या अंदरूने खाना जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो आवाज उठाते रहे हैं। शायद हुकूमत की आंखें उस तरफ से बंद हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात जिससे पाकिस्तान की मईशत की तरक्की जो है इस वक्त उसकी जो आगे कोरिलेशन की जा रही है वो पाक चीन राहदारी मंसूबा है, सी पैक है, जिसको वन बेल्ट वन रोड चाइना कहता है। उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, उसकी हर लिहाज से पाकिस्तान के ऊपर जो अपॉर्चुनिटीज वो क्रिएट करेगा और जिससे पाकिस्तान किस तरह फायदा या मुस्तफीद हो सकता है उस पर काफी बहस हुई है। पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली भी और जिस तरह मैंने कहा स्ट्रेटेजिकली भी उस पर काफी गुफ्तगू की गई है। लेकिन हालिया दिनों में एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जेम्स मैटिस जो कि सेक्रेटरी डिफेंस है अमेरिका के, उनकी तरफ से सेनेट की एक कमेटी को दी गई, जिस कमेटी की जो स्टेटमेंट में उन्होंने कहा उस स्टेटमेंट में कि सी पैक मुतनाज़ा डिस्प्यूटेड टेरिटरी से गुजरता है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो तनाज़ा है उसमें अमेरिका का फरीक बनना, इंडिया की साइड लेना, इंडिया की पोजीशन लेना एक तरफ, चीन और अमेरिका के दरमियान जो मामलात हैं उसमें अमेरिका का खड़ा होना भारत के साथ और चीन मुखालिफ वन बेल्ट वन रोड पर एक स्टेटमेंट देना कितनी बड़ी और कितनी बड़ी डेवलपमेंट और अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान और उस पूरे खित्ते के लिए। जो अफगानिस्तान की पॉलिसी हालिया दिनों में अनाउंस हुई थी अमेरिका की तरफ से, ट्रंप की तरफ से, जिस पर काफी तनकीद हुई थी। इस पूरी सूरत हाल पर हम किस तरफ खड़े हुए हैं? अमेरिका और अमेरिका के अलावा जो दुश्मन मुल्क हैं वो सी पैक उनकी आंखों को खटक रहा है, वो बार बार मुतनाज़ा बनाने की कोशिश इसको कर रहे हैं। हम किस तरह इससे बच सकते हैं? वो कौन सी मुहिम है, वो कौन से प्रोपेगेंडा मुहिम है जो दुश्मन मुमालिक पाकिस्तान के खिलाफ सी पैक के हवाले से चला रहे हैं? आज वो भी बेनकाब करेंगे प्रोग्राम में। डॉक्टर इकरामुल हक साहब सीनियर माहिर इक्तिसादी उमूर के तज्ज़ेनिगार हैं, लाहौर में मेरे साथ मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल टाइट नईम खालिद लोधी साबिक सेक्रेटरी दिफा इस्लामाबाद में DSNG पे साथ हैं। एम्बेसडर जमील अहमद खान साहब साबिक सफीर हैं और बैनुल-अक़वामी उमूर पर गहरी नजर रखते हैं, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची स्टूडियो में। नईम लोधी साहब, पहले आपसे सर पूछना चाहूंगा, ये जेम्स मैटिस ने जो कहा है लोधी साहब, ये स्टेटमेंट क्या हम कह सकते हैं कि ये एक पॉलिसी है या ये इस पर उनका बयान था जो उन्होंने स्टेट कमेटी को दे दिया, सेनेट कमेटी को दे दिया? और क्या ये अमेरिका भारत की लाइन टो करना शुरू हो गया, खुलकर अब सामने आ गया सी पैक के ऊपर? अब कहा जाए जी ढका छुपा कुछ नहीं है, बेनकाब हो चुका है लोधी साहब ये मामला। बहुत शुक्रिया। वो आप कह रहे हैं ना कि ये कोई सरप्राइज है या कोई ऐसी चीज़ है, देखें बात ये तो उनकी पॉलिसी का तसलसल है जो तकरीबन 1 साल से उन्होंने चेंज कर दी हुई है। उन्होंने अपना पूरा वेट हिंदुस्तान की तरफ डाल दिया है। उसने पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा दबाव डालने के बाद उसके बाद तकरीबन अबेंडनमेंट के जो है ना वो इंडिया देना शुरू कर दिया है। तो वो ये बात ये है कि आप अब खुद देखें ना कि अगर ओबोर जो कि बहुत बड़ा एक मनसूबा जो सिर्फ ये पाकिस्तान के सी पैक नहीं बल्कि और बहुत सारी जगहों उन्होंने कनेक्शन की बात की है, बर्मा की तरफ से, बांग्लादेश की तरफ से, तो ये बड़ा लंबा चौड़ा मनसूबा है और उसका एक हिस्सा, बहुत वाइटल हिस्सा सी पैक है। अब आप ये देखिए कि सी पैक से कौन कौन गुजर सकता है, मतलब सिर्फ चाइना ही नहीं, चाइना, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, इवन भारत साथ शामिल हो सकता है और सबसे बड़ी बात रशिया कि वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भला बात कैसे हजम हो सकती है अमेरिका को कि चाइना एक शॉर्ट रूट इस्तेमाल करके मिडिल ईस्ट के साथ अपने ताल्लुकात और मजबूत कर ले, एशिया में अपने और अच्छे तरीके से बैठ जाए और मुल्कों को साथ मिला ले, रूस के साथ और करीबी मरासम उसके हो जाएं, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ और अच्छे मरासम हो जाएं और यहाँ तक कि अफगानिस्तान में
उसका असर रसूख बहुत बढ़ जाए इसी वजह से, और पाकिस्तान पर जो इसके असरात अच्छे होने, तो बात यह है कि वो कोई हिंदुस्तान की ज़ुबान, जैसे आपने कहा, वो नहीं बोल रहा, अपनी ज़ुबान बोल रहा है। और ये साफ है, अब हिंदुस्तान का और उनका एका हो गया है, तो उनके बिल्कुल जो इंटरेस्ट हैं वो यकजा हो गए, मिलते हैं। तो अभी हम इससे, आपने कहा कैसे बचा जा सकता है? सर एक बात बचने का कोई इम्कान नहीं। ये कोई सरप्राइज नहीं है, ये जेम्स मैटिस ने जो बात की है, ये कोई ऐसा भी नहीं कि स्पर ऑफ द मोमेंट उन्होंने कह दी गई है। दिस इज अ पॉलिसी, ये अमेरिका की पॉलिसी है, ये बात आप कह रहे हैं लोधी साहब, और ये इस पर कोई और दूसरी राय नहीं, दिस इज अ पॉलिसी आप ही कह रहे हैं। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये उसी पॉलिसी का तसलसल है। और दूसरी बात ये है कि इसका हमने एक तरीके से हमें दिफा करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने देखा है कि कुछ मामला शुरू हो गए हैं, जिससे पता चल रहा है कि CPEC को कुछ लोग सबोताज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो पाकिस्तान इस वक्त जिस डायरेक्शन में जा रहा है कि अपना ब्लॉक मजबूत कर रहा है, चाइना, रशिया, अभी ईरान की बात भी हो रही है, तुर्की, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, यही सही रास्ता है। और हमें अमेरिका कुछ भी कहता रहे, आप नज़र रखें उसके अमल के ऊपर कि वो कर क्या रहा है। तो वो कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, हॉट एंड कोल्ड ब्लो करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, बुरी बातें करते हैं, लेकिन हमें बड़े गौर और फिक्र से देखते रहना चाहिए कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और वो किन लाइन पर चल रहा है। उसके मुताबिक हमें अपना दिफा भी करना चाहिए, उसके मुताबिक हम डिप्लोमेटिकली जो भी करें, लेकिन पॉलिटिकली, मिलिटरीली हमें पता होना चाहिए कि असल में क्या होने जा रहा है। सही है। तो ये जमील अहमद खान साहब, कोई आपको लगता है कि ये जिस तरह अभी जनरल साहब ने बता दिया कि ये तो एक पूरी पॉलिसी है जिसके तहत अमेरिका ने 65 ममालिक हैं इसमें शामिल, 65 से 70 ममालिक शामिल हैं वॉर में, तो जमील साहब कितना बड़ा ये, क्या अमेरिका की तरफ से जो इनिशिएटिव या बयान जेम्स मैटिस का है, इसके बाद कोई और इनिशिएटिव एक्सपेक्ट किया जाएगा? ये पाक इंडिया के तनाजुर में है, ये अमेरिका चाइना के इस वक्त तनाजुर में है, क्या खित्ता कोई नई प्रॉक्सी वॉर और पाकिस्तान के पिछले, यानी बहुत से खदशात का इजहार हो रहा है इस स्टेटमेंट के तनाजुर में। जमील साहब, क्या हमें बहुत सीरियसली लेना चाहिए इसको या हमें इग्नोर कर देना चाहिए? यकीनन न सिर्फ बहुत सीरियसली लेना चाहिए, बल्कि इस पे सर जोड़कर हमारी तमाम लीडरशिप, जिसमें कि अस्करी लीडरशिप और जिसमें सियासी लीडरशिप है, सर जोड़ के बैठना चाहिए और अपने फॉरेन ऑफिस को 24/7 की बुनियाद पर उसमें ड्यूटी लगाकर हर चीज़ का मुशाहिदा लम्हा बलम्हा करके साथ साथ उसका रिस्पांस भी तैयार करते जाना चाहिए। इसके बाद मैं ये कहूँगा, जो गुफ्तगू आपने अपने बयानिए में कही और जो जनरल लोधी ने अभी जिक्र किया कि तसलसल 70 साल में पहली मरतबा यूनाइटेड स्टेट्स ने डिस्प्यूटेड टेरिटरी, और अल्टीमेटली ये कश्मीर पर बात आ जाएगी कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी का नाम लिया अमेरिका ने आज तक यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन पर कोई अपना एतमाल जाहिर नहीं किया। ये अचानक क्या बात हो गई कि ऑफ कोर्स जो इस तसलसल की बात हो रही है वो अगर आप देखें तो इंडिया के साथ जो उनके रब्त ज़ब्त जो पिछले 3 सबमिट हो चुके हैं, जिसमें उन्होंने, यानी कि अमेरिका को इंडिया ने नेवल बेस दे दिया, वहां उनके दानिश्वर बहुत सारे, वहां उनके थिंक टैंक्स बहुत सारे, यानी कि इंडिया के, वो खुद इस पे एतराज कर रहे हैं। टेरिटरी, ये गिलगित बल्तिस्तान जो जेम्स मैटिस ने कहा, इसको उन्होंने कहा डिस्प्यूटेड टेरिटरी, जिसको वो कहते हैं। एग्जैक्टली। नहीं तो सर, ये अमेरिका की तरफ से 70 साल बाद इस लफ्ज का इस्तेमाल आपके नहीं है कि इस पर सरप्राइजिंग है, यानी आप क्या समझ रहे थे इस इस्तेमाल का, क्या इसकी इंप्लीकेशंस क्या हैं? ये इस खित्ते के बदलते हुए तगय्युरात की वजह से आपने जेम्स मैटिस का जो फर्दर उन्होंने बयान दिया, ये तो एक बयान उन्होंने दिया जो कि आर्म सर्विसेज कमेटी, जो कि बहुत हैवी वेट कमेटी है, जिसके कि जॉन मैकेन जिसकी सरबराही करते हैं, उसके सामने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया। और आप अपने बयानिए में जिस तरह तस्करा कर रहे थे, यस इट्स अ पॉलिसी मैटर, जस्ट क्योंकि वो एक बहुत बड़े फोरम पे ये बयान दिया गया है और वजीर दफा की तरफ से दिया गया है। बात के कश्मीर के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा स्टेटमेंट का? मैं आ रहा हूं, मैं कश्मीर से लिंक मैंने जिस तरह की अपनी इब्तदाई उसमें इसको जिक्र किया, उस पर भी मैं आ रहा हूं, लेकिन इस वक्त ये बहुत ज़रूरी बात है कि अमेरिका ने क्यों ऐसा बयान दिया और डिस्प्यूटेड टेरिटरी का जिक्र किया। वो इसलिए नहीं किया कि उसे कोई इंडिया से इस मामले में बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, ठीक है, उनकी कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन चल रही है और इस वक्त इंडिया की ज़ुबान के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंडिया के इंटरेस्ट की बात अमेरिका कर रहा है, इसलिए कि उनकी डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट और खित्ते के तमाम मामलात में उनकी अभी गठजोड़ हो गया है। लेकिन मैं आपकी बात पर भी आता हूं, उससे पहले एक चीज़ जिक्र कर दूं कि अमेरिका का जो इस वक्त सबसे बड़ा इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें जेम्स मैटिस ने कहा है कि हम
चाइना को काउंटर करेंगे जब हम देखेंगे कि स्ट्रेटेजिकली वो एक दूसरी डायरेक्शन में, रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है, जहां अमेरिका का इंटरेस्ट इफेक्ट हो रहा है। और अमेरिका का इंटरेस्ट है ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई सर, मैं इसकी डिटेल और कश्मीर वाले सवाल पे, लेकिन डॉक्टर इकरामुल हक साहब, जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी सीपैक से जोड़ी जा रही हैं, जिसका यकीनी तौर पे फायदा तो हमें उठाना है, और हम किस तरह उठाते हैं कि अपनी लोकल पॉपुलेशन को, अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट और ट्रेड बैलेंस को चाइना के साथ मद्देनजर रखते हुए तमाम पॉलिसीज को बनाएं। लेकिन उन तमाम इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को रखते हुए क्या अमेरिका हम पर शिकंजा मजबूत कर रहा है कि हम माशी जो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं उसको बंद कर दिया जाए, इसीलिए इस वक्त घेरा तंग करके सीपैक के ऊपर अमेरिका स्टेटमेंट्स दे रहा है? ये बात है कि इस वक्त इकराम साहब? जी, दो चीज़ें हुई। एक तो खुद हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब थे, उन्होंने पिछले अपने 4 साल में पूरी कोशिश की कि वो इकॉनमी को अंदर से खोखला करें, और मैं समझता हूँ कि सी पैक में ना सिर्फ कंटेनमेंट ऑफ चाइना की नज़र से अब अमेरिका ने एक जो है ऑन स्लॉट किया है, बल्कि ये तो एक्सपेक्टेड था कि जब इस खित्ते में चाइना का ऐसा प्लान होगा जिसकी वजह से चाइना अपनी वन रोड वन बेल्ट पॉलिसी के ज़रिए यहाँ पे अपना रसूख बढ़ाएगा, और हमें पता है कि खित्ते के लिए ये कितना इम्पोर्टेंट है। तो बाहर से जाहिर है कि अमेरिका का यहाँ बराह रास्त कोई जियोग्राफिकल इंटरेस्ट तो नहीं है, मगर जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट तो है, और खित्ते के जो अपने लोग हैं उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। और अब ये जो बात हम समझ रहे हैं उसमें एक बड़ा अहम पहलू ये है कि पहले उन्होंने इस तरह की हमारी डेट जो इंस्लेवमेंट है उसको इतना बढ़ाया है, और बार बार लोग कह रहे थे कि डार साहब जो है वो ओवर डिपेंडेंस कर रहे हैं कर्जा जात पर, मगर वो इसकी तरफ कोई तवज्जो ही नहीं दे रहे थे। और आज हमारे लिए जो एक बड़ा इशू है वो सी पैक के अंदर, एक तो हम बहुत सी डिलेज़ आ रही हैं, ऊपर से ये अमेरिका की तरफ से हमला है, फिर इंडिया जो है वो बराह रास्त उन एरियाज़ में जहाँ से ये मंसूबा गुजरेगा वहाँ गड़बड़ कर रहा है, बलूचिस्तान में एक अलहदा से गड़बड़ करवा रहा है। तो पाकिस्तान को इस वक्त मैं समझता हूँ इक़्तिसादी लिहाज से जो चैलेंजेस हैं उसके लिए भी चीन बढ़कर हमारी ज़रूर मदद करेगा। और ये जो ब्लीक पिक्चर पेश की जा रही है कि शायद हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, ये भी उसी बयानिया का एक हिस्सा है कि हमें कन्विंस कर लिया जाए, जबकि मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं होगा, और जल्द ही आप देखेंगे कि चाइना इसको बड़े अच्छे तरीके से काउंटर करने में कामयाब होगा। नहीं तो सर, अमेरिका की तरफ से जो ये हमला, भारत की तरफ से जो हमला, तो इकरामुल हक साहब आप इसको एक ज़बानी हद तक स्टेटमेंट समझेंगे या ये कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स होंगे? यानी जेम्स मैटिस सेक्रेटरी दिफा है, कहा जाता है ट्रंप की पॉलिसी में उनका बड़ा अहम किरदार होता है अंदरूनी खाना व्हाइट हाउस में, स्टेट डिपार्टमेंट में, तो आपको लगता है कि इसकी आगे इंप्लीकेशंस क्या है? सिर्फ एक ज़बानी बयान की हद तक, कि आगे कोई अमली इकदाम होंगे अमेरिका की तरफ से सीपैक के खिलाफ? जी, जाहिर है कि इसको हम महज ज़ुबानी तो नहीं कह सकते। अब ये अमेरिका की तरफ से तो एक और उसके हलीफ इंडिया के साथ मिलकर वो एक चाइना की कंटेनमेंट और इस मंसूबे की नाकामी के लिए पूरी कोशिश तो करेंगे, मगर जाहिर है कि चाइना ने भी सोच समझ कर इस पॉलिसी को, ये सिर्फ पाकिस्तान से रिलेटेड तो नहीं, जाहिर है कि उसका जो पहला हदफ है वो पाकिस्तान है, फिर इसके अलावा वो सेंट्रल एशिया से मिलाते हुए इसको आगे तक ले जाना चाहते हैं। और ऑलरेडी आपने देखा होगा कि चाइना से इस वक्त जो एक ट्रेन जा रही है वो लंदन 18 दिन में पहुंचती है, और उसके ज़रिए आलमी जो तजारत है उसमें इजाफा, और यकीनी तौर पर यूरोपियन यूनियन भी समझती है कि ये उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। मैं समझता हूँ कि अमेरिका हमेशा हिस्ट्री में ऑन दी रॉन्ग साइड वियतनाम से लेकर वो जो आज तक हरकतें करता है ये भी इसी तरह की है। जब शारा कराकरम बन रही थी उस वक्त तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। उससे पहले जब हम इंडस वाटर ट्रीटी पे गए थे इस तरह के सवालात नहीं उठाए, चूँकि अब वो इकनॉमिकली देख रहे हैं कि चाइना एक राइजिंग पावर है और वो इसको कंटेन नहीं कर पा रहे, तो वो इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, मगर मैं नहीं समझता कि इसमें वो कोई खातिर खा कामयाबी हासिल कर सकेगा। ठीक है, खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं कर सके। 65 से 70 मुल्क इस वन बेल्ट वन रोड मंसूबे में शामिल कुछ अहम बेनकाब करेंगे, क्योंकि अगर अमेरिका अपना मकसद हासिल करना चाहता है वो किस किस तरीके से अफगानिस्तान में रहने के लिए बहाने ढूंढ रहे हैं। खुद अफगानिस्तान के साबिक सदर इस बारे में एक हैरानकुन सनसनीखेज बयान देते हैं, उस बयान को सुनाएंगे और हमारे जो पैनलिस्ट हैं बताएंगे कि वाकई में ये दाइश और ये तमाम तंजीमें क्या अमेरिका ने खुद पैदा की हैं अपनी बेसिस में। बड़ा अहम सवाल है, इसके हकायक बेनकाब होंगे इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां पर हम अहम तरीन खत्ते की सूरत हाल रीजनल और ग्लोबल इकोनॉमिकली जो पाकिस्तान को खतरात हैं, स्ट्रेटेजिकली सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, उन तमाम चीज़ों का अहाता कर कर पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होनी चाहिए इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। CPEC पर मुतनाज़ा बयान, जिसमें CPEC के हवाले से अमेरिका ने अपने इरादे, अपनी पॉलिसी को आया किया, अफशा किया पहली बार कि वो क्या चाहता है CPEC के ऊपर, उसको क्या खतरा या उसको जो तनाज़ात CPEC के हवाले से उस पर अमेरिका की पॉलिसी या स्टैंड क्या है, भारत की लाइन अमेरिका इस पर टो कर रहा है, ये भी हमने सवाल उठाया। एक अहम तरीन सवाल दहशतगर्द तंजीमों के हवाले से है, और दहशतगर्द तंजीमों की जब बात होती है तो उसमें एक इमर्जिंग जो खतरा है, जो सिक्योरिटी थ्रेट है, उसको दाइश कहा जाता है। IS कि दाइश है वो अफगानिस्तान में अपनी जो अमेरिका ने फौज बढ़ाई है उसकी भी वजह में एक करार दिया कि दाइश कहीं इस खत्ते पर ना आ जाए और दाइश का खतरा ना बढ़ जाए। दाइश किसने बनाई है, दाइश किस बेसिस में रहती है, कौन सी बेसिस उसको असला फराम, किन हेलीकॉप्टरों से असला फराम किया जाता है, कौन पुष्पनाई करता है दाइश की, ये हम नहीं, ये अफगानिस्तान के साबिक सदर हामिद करजई रशिया टुडे को एक इंटरव्यू के दौरान खुलकर बताते हैं। जरा सुने कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। लेट्स हियर दिस। Daesh or the ISIS, the Islamic State, having emerged in Afghanistan. Who did this under the watch of US intelligence and military, and how come? We have the right to ask this question, and the US government must answer us. The answer is with them. It isn't with us. You have suspicions that Afghan bases were used? I have more than suspicions. US bases in Afghanistan? I have more than suspicions. I have more than suspicions. I have seen the Afghan people come to me and tell me how they are supplied with helicopters, how unmarked, non-military color helicopters supply these people, not only in one part of the country, but in many parts of Afghanistan. And this is a daily occurrence, and this is a daily reporting that we get from our people, from our villages, and also from sources within our government. नॉन मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स जो है किस तरह आके दाइश को वो तमाम सहूलियात फराम करते हैं, असला समेत, जिसके जरिए दाइश अफगानिस्तान में अपना नेटवर्क मजीद मुतहरिक, मजीद मुनज़्ज़म करती है। जनरल लोधी साहब, ये तो अजीब सी बात है कि एक तरफ ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स अफगान फौज को, अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस को अमेरिका फराम करता है मुआहदे 4 साल के 10 साल के, और दूसरी तरफ वहीं पर दाइश को हेलीकॉप्टर्स के जरिए असले फराम कर रहा है। तो मतलब लोधी साहब, ये क्या इसको कहेंगे इस वक्त, और कितना बड़ा ये खतरा है कि अमेरिका एक तरफ दाइश को फंड कर रहा है, दूसरी तरफ अफगान आर्मी को फंड कर रहा है, क्या कह रहे हैं इस खित्ते में वो? देखें, फिर मैं एक दफ़ा फिर ये कहूँगा कि ये कोई अजीब बात नहीं है। जो करज़ई साहब ने बात की वो तो आप यूँ समझे ना कि देर कर दी मेहरबान आते आते। करज़ई साहब को ये बातें बहुत पहले से मालूम थी, वो बहुत काया सियासतदान है। वो एक तो रूस से बात कर रहे थे, दूसरा उन्होंने जिस सिमत में हवा चल रही है उसको भांप लिया है जी। उनको पता है कि इस खत्ते में क्या होने वाला है। उन्हें मालूम है कि चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की मिलकर ये इस मसले को हल कर पाएंगे, अमेरिका से ये मसला हल नहीं हो रहा। तो उसको पता है कि फ्यूचर के स्टेक होल्डर्स कौन है, उनको उनकी अपीजमेंट उसने अभी से शुरू कर दी है। ये तो चले करज़ई साहब की बात है। आप दाइश और ISL की बात करें कि किसने बनाई है। देखें, ISL, दाइश या ISIL, IS, दो तीनों इसके नाम है, पूरी अरब दुनिया के नाक में चने चबवाए हुए इसने। सिर्फ उस इलाके में एक मुल्क है जिसको कोई ख़तरा नहीं है उससे, और वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, इसराइल। तो अगर एक इतनी बड़ी तंजीम जिसने इतने बड़े खित्ते में आग लगाई हुई है, और वो जो मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है, फ़लस्तीनियों का, जिसने कत्लेआम किया हुआ है, उसको कोई ख़तरा उससे महसूस नहीं होता, तो फिर क्या ये बात का अंदाज़ा लगाने में कोई बहुत बड़ा फ़िलासफ़र होने की ज़रूरत है कि ये किसने पैदा की है? भाई मेरे, ये अमरीकियों ने पैदा की है, ये इसराइलियों ने पैदा की है, और कुछ हमारे नादान लोग शायद शुरू में इसमें शामिल हो गए, अब उनको समझ आ गई है। सर, तो ये बात तो देर कर दी आते आते रोज़ रोशन की तरह, ये करज़ई साहब ने देर कर दी आते आते। लोधी साहब, हमारे पॉलिसी मेकर्स अभी तक डिनाइल मोड में दाइश के हवाले से, और हम उसको इंतहा पसंदी, मजहबी इंतहा पसंदी और इसके अलावा फ़िरका वारियत यानी बहुत से मामलात से जोड़ते हैं। लेकिन ये CIA और ये अमेरिका वाला पहलू शायद हमारे दानिश्वर, हमारे पॉलिसी मेकर्स और जो करज़ई साहब जिसकी बात कर, इस पहलू को तो यहाँ पर हम लोग सिरे से रखते ही नहीं कहीं परसेंटेज में कि ये भी एक पहलू है। कभी मैंने गुफ्तगू में नहीं सुना कि CIA और अमेरिका इसको कर रहा है फंड या बना रहा है। यहाँ पे तो इंतहा पसंदी और पता नहीं किस किसी से जोड़ दिया जाता है इसको, मजहब से, इस्लाम जी
जी अगर हमारे एनालिस्ट और हमारे दानश्वर ये चीज़ बात नहीं कर रहे या नहीं सोच रहे तो बड़ी हैरत अंगेज़ बात है, क्योंकि ये बातें तो अमरीकी खुद कर रहे हैं कि जी दाइश हमने पैदा की है और हमने अपने लिए मुसीबत खड़ी की है, जो भी है जैसे भी है। लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरा ख्याल है कि जिन लोगों को मालूमात हैं और जो लोग अपने मालूमात को जोड़ते हैं इन चीज़ों से, उन्हें अच्छी तरह मालूम है। जहाँ तक पाकिस्तान में दाइश के मौजूदगी या गैर मौजूदगी का ताल्लुक है, देखिए उनके हम नवा या उनकी सोच रखने वाले लोग तो यहाँ हैं और पकड़े भी गए हैं, हो भी सकते हैं, लेकिन जो अगर कोई डिनाइल हो रही है तो इस बात की हो रही है शायद कि यहाँ पर उनका कोई बाकायदा नेटवर्क इस्टेब्लिश नहीं हो सका अभी तक। और ये मेरा ख्याल है कि बात शायद दुरुस्त हो, लेकिन अब जैसे अमेरिका ने जो नए बयान दिए और जैसे दाइश बिल्कुल करीब आपके ला के खड़ी कर दी है, तो शायद इस चीज़ के इम्कानात बहुत ज़्यादा हो गए हैं कि आपको यहाँ पर भी कोई दाइश के नमूने जो है वो नज़र आ जाएंगे। और वो जो बाज़-औक़ात हम बड़े इस पर एतराज़ करते हैं जब कोई कहता है ना जी कि पुट योर ओन हाउस इन ऑर्डर, जी तो पुट योर ओन हाउस इन ऑर्डर को हमेशा वो तावील ना दी जाए कि जी वो जो बाकी लोग दुनिया बातें कर रही है, हमें इन चीज़ों की तरफ गौर करना चाहिए। सही बात है सर कि ऐसे लोग जो इनको तकवीयत पहुंचा रहे हैं उनको साफ करना, वाकई हमें अपने हाउस को ऑर्डर करने की। डॉक्टर इकरामुल हक साहब, हमें कल भी वज़ीर आज़म साहब ने स्टेटमेंट दी थी कि शायद जो हमारे एस्टिमेट्स हैं 120 से 130 बिलियन डॉलर्स के लॉसेस इकोनॉमिक हो चुके हैं वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में। दाइश नया खतरा है, सी पैक के खिलाफ अमेरिका भारत खुलकर आ चुके हैं, और अगर यही फाइनेंस करते हैं अफगानिस्तान में दाइश को, तो इनके लिए बड़ा आसान है उसको यहां लाकर पाकिस्तान को माशी, सलामती, हर तरह के खतरात से दो चार करना। तो इकरामुल हक साहब, कितना बड़ा थ्रेट है ये सी पैक के तनाजुर में दाइश, CIA, ये कितना बड़ा एक अगर सिक्योरिटी पैराडाइम, हमारा क्या इस वक्त होना चाहिए स्टेटस इस पूरे मामले को लेकर? दरअसल ये जो न्यू ग्रेट गेम है, इसके अंदर जो सबसे बड़ी जंग है वो तो माशी ही है, और चाइना ने जिस अंदाज के अंदर इस इलाके की माशी तरक्की के लिए सारे मुल्कों का ये प्लान बनाया है, जाहिर है कि उससे अमेरिका और दूसरी ताकतों को जो उनके हलीफ हैं, जिसमें इंडिया सबसे बहुत है शामिल, आगे हैं, उनको बहुत मसला है। और हमें अपने तौर पर इस बात की रियलाइजेशन बहुत पहले करनी चाहिए थी कि दरअसल जो हम अमेरिका के साथ मिलकर जंग लड़ रहे थे वो कोई दुरुस्त फैसला नहीं था। मेरी नज़र में ये बात पहले दिन से जाहिर थी कि अमेरिका के लिए यहाँ ये इंतहा पसंद मिलिटेंट जितने भी आउटफिट्स हैं, ये उन्होंने अल्टीमेटली उसको चाइना की कंटेनमेंट और हमें डिस्ट्रॉय करने के लिए, क्योंकि जाहिर है कि हम एक न्यूक्लियर पावर हैं, वो वैसे तो उनके लिए बहुत मुश्किल था कि वो मिलिटरीली चाहे भारत हो या अमेरिका हो हमें किसी तरह से इंटीमिडेट कर सके, क्योंकि डेटरेंट फोर्स हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमने हासिल कर ली थी। तो उसके बाद सबसे बड़ा हमला माशी ही रह जाता था। और मैं समझता हूँ कि इसका एक बड़ा पहलू ये था कि उन्होंने अंदर से ऐसी हुकूमत पैदा की और हुकूमतें पैदा की कि आप 2008 से देखें तो मुसलसल आपको एक बात की समझ आएगी कि बजाय इसके कि वो सूरत हाल को सही समझती, जो हमारी सिविलियन गवर्नमेंट्स थी उन्होंने समझा कि जो फ़ौज है वो हमारी मुखालिफ है, और वो दबे अंदाज में और आजकल तो खुलकर उस अदारे के बारे में ऐसी गुफ्तगू करते हैं जैसे कि वो कोई बाहर का अदारा है और उसका पाकिस्तान से ताल्लुक़ नहीं है। ये अंदर से कमज़ोर माशी तौर पर करना और एक बयानिए के ज़रिए दरअसल हम फिर क्या कर रहे हैं कि वो फोर्सेस जिसको अमेरिका नरिश करता है, जिसको वो ख़ुद परवान चढ़ाता है, जिसके ज़रिए वो इस खित्ते में केओस पैदा करना चाहता है, हम उनको मजबूत कर रहे हैं। तो मैं तो इसके बारे में बहुत अरसे से लिख रहा था, मगर हैरत की बात है कि हमारे दफ़ाई तजिया निगार ने भी हमारी राइटिंग के इस हिस्से को, जो कि 9/11 से पहले बड़ी मशहूर किताब जिसके ऊपर मैंने डॉक्टरेट भी हासिल की, उस वक़्त तो अभी ये हालात भी नहीं बने थे, तो मैंने न्यू ग्रेट गेम का यही जायज़ा पेश किया था कि आगे जाकर माली तौर पर वो हमें एक तरफ से हमला करेंगे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में। अच्छा जी, आवाज़ की आवाज़ गई। जमील अहमद खान साहब, ये जो पूरा मसला है, इस मसले को सामने रखते हुए अभी दाइश की आपको वीडियो सुनवाई है करज़ई साहब की, ये जो है इस वक्त अभी जनरल लोधी साहब ने कहा सरप्राइज नहीं है बिल्कुल भी, ये खुलेआम हकीकत है, सबके सामने है। लोधी साहब कह रहे हैं, इकरामुल हक साहब भी कह रहे हैं हमें अटैक किया जा रहा है। अब ये जो मौजूदा सूरत हाल है, सी पैक की हालिया स्टेटमेंट के तनाजुर में कितना बड़ा खतरा है ये दाइश का खतरा जो अब सामने आ चुका है, जो खुद CIA और अमेरिका फंड कर रहा है? जमील खान साहब देखिए, यकीनन दाइश को न सिर्फ यहाँ, क्योंकि मैं कुछ चीज़ों का विटनेस भी हूँ, जब मैं सफ़ीर था UAE में और जिस वक्त सीरिया के ख़िलाफ़ ये सिलसिला शुरू हुआ और जिस अंदाज में दाइश
को वहाँ बनाया गया, अल नसरा को बनाया गया, फ्री आर्मी को बनाया गया, तो उसमें जो मुख्तलिफ ममालिक, सऊदी अरब और ख़ास तौर पे उसमें अमेरिका की जो आशीर्वाद थी और जो मदद थी वो भी मेरे नज़र के सामने है। जब आप सफ़ीर थे आपने देखा ये सब? मैं जब यूएई में था। तो ये बेसिकली अब इसी मंजरनामे को आप अफगानिस्तान के हवाले से देख लें कि अमेरिका का क्या इंटरेस्ट हो सकता है। जैसे कि सी पैक के ख़िलाफ़ 70 साल के बाद, इतने अरसे के बाद अचानक जो वोट खड़े हुए कि उनका इकनॉमिक क्लाउड जो है चाइना का, जिसमें कि उनकी 17.6 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, वो उनकी आंख में खटक रही है। लेकिन दाइश के हवाले से क्या मामला है? दाइश के हवाले से सी पैक के रिलेशन में अगर आप देखें तो उससे पहले आपको देखना पड़ेगा कि दाइश को वो इसलिए खड़ा कर रहे हैं कि दाइश को और तालिबान को चाहते हैं कि दाइश को एक पैरेलल फोर्स खड़ी करें तालिबान के खिलाफ, ताकि एक उससे पत्थर से, यानी दे वांट टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। सर असला वो अफगान फौज को भी बेच रहे हैं और दाइश को भी बेच रहे हैं, तो उनकी तो दुकान चल रही है जो वेपन्स की, उसकी इंडस्ट्री है बहुत बड़ी। उसके असला बेच तो खैर क्या रहे हैं वहाँ, वो अपने ही पैसे दे रहे हैं और अपने ही पैसों से खरीद रहे हैं। उससे हटकर बात यह है कि दाइश को वहाँ खड़ा करने का मकसद ये है। अब आप इसको जल्दी से जोड़ लें, एक नई बात वो ये है कि जब इस्लामाबाद के करीब आ रही थी तालिबान की फोर्स और पूरी दुनिया में शोर मचा हुआ था कि तालिबान इस्लामाबाद के नज़दीक और सवात से पहाड़ी तक पहुंच गए हैं, और फिर वो कह रहे थे कि हमारी न्यूक्लियर एसेट्स पाकिस्तान का क्या बनेगा, क्योंकि तो एक वो सिनारियो क्रिएट कर रहे थे वर्ल्ड में, ख़ास तौर पे अमेरिकन। और अब वो कहेंगे कि जी पाकिस्तान में दाइश भी आ गई है और दाइश एक और ख़तरा है, लिहाजा पाकिस्तान की मदद की जाए कि हम उनकी एसेट्स को को प्रोटेक्ट करने में मदद करें। पूरा ग्रेटर गेम है जो आप बेनकाब कर रहे हैं। लेकिन एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, बड़ी अहम बात जमील साहब ने की है कि जो हमारे न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर और इसी दाइश के खतरे के पेश नजर ये सब कुछ होगा, और इसी खतरे को पूरा करने के लिए अपनी मंजिल को एक ब्रेक के बाद आकर तो माशी तौर पर एक वर्ल्ड बैंक के इससे पहले और भी लोगों ने, आलमी इदारों ने, मल्टीलैटरल एजेंसीज ने खतरात से दो चार पाकिस्तान की मिशत के बारे में उन खतरात की निशानदेही की है। वो क्या है लेटेस्ट रिपोर्ट में इस ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवालात, खित्ते की सूरत हाल, मुल्क के जो चैलेंजेस हैं उसमें भारत और अमेरिका का किरदार क्या है, सी पैक के हवाले से जो अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट करती हैं उनको तनाजुर में सामने रखते हुए अमेरिका की तरफ से एक स्टेटमेंट का आना, उस स्टेटमेंट में सी पैक को क्रिटिसाइज करना, उसकी क्या इंप्लीकेशंस हो सकती हैं। लेकिन उसी तनाजुर में एक हालिया स्टेटमेंट आप कहें जी कि वर्ल्ड बैंक का जो साउथ एशिया इकोनॉमिक आउटलुक होता है, यानी वर्ल्ड बैंक जब हमारे साथ मुज़ाकरात करेगा या बात करेगा उससे पहले जो उसने एक आउटलुक या नक्शा खींचे हमारी मईशत का, उसमें कुछ जो हमारी एक्सटर्नल सिचुएशन के हवाले से अहम तरीन हकायक बताए उन्होंने बताया कि इट इज़ वल्नरेबल, फौरी तौर पर मेजर्स की ज़रूरत है, हमें अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की ज़रूरत है, इंपोर्ट्स को कम करने की ज़रूरत है, रेमिटेंसेस को बढ़ाने की, स्टेबलाइज करने, यानी उसने हमारे जो एक्सटर्नल सेक्टर, जो ट्रेड डेफिसिट के हवाले से खतरात हैं, उन खतरात को सामने रखते हुए, एक्सटर्नल जो इस पर सूरत हाल है उसको सामने रखते हुए, उन तमाम रिस्क को सामने रखा है जो हमें इस पर दरपेश हैं, उन चैलेंजेस को सामने रखा है जो हमें दरपेश हैं एक्सटर्नल साइड के ऊपर। तो ये डॉक्टर इकरामुल हक साहब, ये वर्ल्ड बैंक का जो हालिया बयान साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस 2000, इसमें जो चीजें बयान की गई हैं वो हम फेस कर रहे हैं या हमें डराया जा रहा है कि आगे कुछ होने वाला है, माशी तौर पे कोई बड़ा खतरा है जिससे हम दो चार हैं 2018 में? क्या बात है ये डॉक्टर साहब? नहीं, देखिए ये जो उन्होंने जितने भी इसमें बताए हैं अशारिये, जितने भी आपकी तरफ है, वो तो पहले से इस पे इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट वार्न कर रहे थे। जैसे आपने देखा होगा कि डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब, डॉक्टर सलमान साहब, साकिब शिरानी साहब, शाहिद कारदा साहब, हम भी इसमें हर तकरीबन आपने देखा होगा हफ्तावार लिखते थे, मगर डार साहब ने कहा कि ये लोग डिससर्विस टू नेशन कर रहे हैं, जबकि हम सब मिलकर इस तरफ इशारा कर रहे थे कि वो जो मईशत की तस्वीर पेश कर रहे हैं उसमें एक बहुत ज़बरदस्त उनका प्लान है
कि वो चाह रहे हैं कि इस पूरे में वो मुल्क को अंदर से बहुत खोखला करे। मैं समझता हूँ कि वो, ये मुझे नहीं पता कि वो दानिस्ता या गैर दानिस्ता कर रहे थे, या तो इनकॉम्पिटेंस का मसला था या फिर कोई प्लान था, क्योंकि अब जैसे जैसे चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं आपने देख रहे हैं कि वो बजाय कि इस वक्त हमें मुल्क के अंदर एक जो है वो कोहिजन की, सॉलिडारिटी की ज़रूरत है, और रोज़ पर रोज़ बयानियाँ ज़्यादा से ज़्यादा केओस पैदा करने की तरफ आ रहा है। तो ये जो मुआशी मामलात है इसको भी हम बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं, अभी भी कुछ मसला नहीं है। जैसे मैं माजरत हो काट रहा हूं, आसान लफ्जों में पूछूं, क्योंकि ये जो वर्ल्ड बैंक हमें जिस खतरे से डरा रहा है, जो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, एक बात की जा रही है कि मार्च या अप्रैल 2018 यानी आइंदा इलेक्शन या केयरटेकर गवर्नमेंट के दौरान हमारा खजाना खाली हो चुका होगा और हमें जरूरत होगी आईएमएफ के लोन की। मार्च अप्रैल 2018 बकायदा डेट के साथ खर्चे का इज़हार किया। तो ये हकीकत सच है, इसी बात से वर्ल्ड बैंक आगाह कर रहे हैं, ये हो सकता है अप्रैल 2018 में। जी, ये तो सारे लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे कि जो 31 बिलियन, देखिए अगर आपको एक साल में डॉलर चाहिए तो वो कहाँ से लाएंगे, जबकि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट इस वक्त हाईएस्ट लेवल पे तारीख के पहुंचा हुआ है। तो इसमें तो कोई भी एक बहुत बड़ा कोई इकोनॉमिस्ट भी होने की ज़रूरत नहीं है, एक आम सा इकोनॉमिस्ट क्या, एक बल्कि जो इकोनॉमी को कवर करने वाला सहाफ़ी है वो भी आपको बता सकेगा। मगर मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि इन ख़तरात को एक पूरी पिक्चर के अंदर देखें तो चूँकि चाइना के अब यहाँ वाइटल इंटरेस्ट है, हम बड़ी आसानी से अपनी PIA को रिस्ट्रक्चर करते, ये जो बहुत बड़ा कर्जा हम के ऊपर स्टील मिल का था इनको बेचे। देखिए इन 4 सालों में बिल्कुल कोशिश ही नहीं की गई कि जो ब्लीड कर रही है इकोनॉमी को बहुत से सेक्टर, बल्कि जानबूझकर एक्सपोर्ट सेक्टर को तबाह किया गया। डार साहब ने लोगों के रिफंड्स रोके रखे, 200 अरब के, उन्होंने खुद माना कि मैंने 200 अरब के रिफंड्स जो हैं सिर्फ एक्सपोर्ट सेक्टर के रोक रखे हैं। ये बात उन्होंने हाउस में बताई सेलेक्ट कमेटी के सामने। और अब देखिए कि अगर इस तरह से मुनज़्ज़म तरीके से आप अपनी इकोनॉमी को तबाह कर रहे हैं तो आप भी पार्ट एंड पार्सल हैं उस, मैं समझता हूँ US और भारतीय प्लान का जो बाहर का खतरा है उसको अंदर की ताकतें भी उसको फ़ायदा पहुँचाने के और उसके साथ हैंड इन ग्लव हैं। बिल्कुल इकराम साहब, जो बात की जमील अहमद खान साहब, शायद इसी बात को आप कर रहे थे ब्रेक से पहले, जो आपने एसिड्स, न्यूक्लियर एसिड्स के हवाले से एक खदशा दाइश का इज़हार किया था। ये स्टेटमेंट वर्ल्ड बैंक की, डॉक्टर इकराम साहब कहते हैं शायद पार्ट एंड पार्सल हम उस प्लान के थे जिस पे अब अमेरिका खुलकर बात कर रहा है, भारत खुलकर बात कर रहा है, हम अंदर से मिले हुए थे क्या? ये जो स्टेटमेंट जिस तरह की आ रही है, हमें खदशात का इज़हार किया जा रहा है। मैं इस पे आ रहा हूँ बिल्कुल। और जो न्यूक्लियर के हवाले से बात हुई है, वो दुनिया की नज़र में, जब मैं बता रहा था आपको कि तालिबान आ रहे थे पहाड़ों में, तो उस वक्त पूरी दुनिया हमारे खिलाफ यही प्रोपेगेंडा कर रही थी। लेकिन हमने साबित कर दिया कि हमारी कमांड इतनी मुस्तहकम है कि महफूज रहेंगे। बहरहाल अमेरिका, इजराइल, तो वो चाहेगा कि दुनिया के सामने ये अक्स पेश करे। अब आ जाती हैं आपकी ये जो एदाद-ओ-शुमार शाया की है वर्ल्ड बैंक ने, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जिस तरह कि आपने अभी सुना, हमारे तमाम माहिर माशियात ये बातें कर चुके हैं, ये फिगर्स स्टेट बैंक से रिलीज हो चुकी हैं। हमारा ट्रेड डेफिसिट है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, हमारा डेट टू GDP रेशो अलार्मिंग स्टेज पर पहुंच गया है, 67% पे पहुंच गया है। बड़ी बात इकराम साहब ने की कि वो कहते हैं डिससर्विस टू नेशन, जो हाईलाइट कर रहा था उसको कहते हैं डिससर्विस टू नेशन है। आप गलत चीजें बता रहे हैं, फिगर्स बता रहे हैं। इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट को कहा जा रहा था, अब वर्ल्ड बैंक कह रहा है, तो हम इस बात पर डिनाइल मोड में थे, तो हम तो साथ दे रहे थे उन आलमी साजिशों का। डिनाइल मोड में नहीं थे, हम कौम को के सामने उसको अंधेरे उसमें सामने एक कर्टन लगाना चाहते थे, कर्टन वॉल के लोगों को बताना पड़े। हमारी नॉलेज में ये भी बात है, और इकराम साहब को और बाकी माशियात के जो माहिर हैं उनको भी इस चीज़ का इल्म है कि जब इसहाक डार अपनी मिनिस्ट्री में कोई काम करते थे तो प्रेशराइज करते थे अपने अफसरों को, ये एदाद-ओ-शुमार को मैनिपुलेट करो, इसको इस तरह नहीं इस तरह शाया करो। लेकिन बहरहाल मंजर ये सारी की सारी चीज़ें अब दुनिया में कहाँ ऐसा हुआ है। अभी बॉन्ड्स की जो रीपेमेंट हमारे पास आ रही है, दुनिया में हाईएस्ट मार्कअप पे हमने बॉन्ड्स बेचे, और उसके बाद इंडिया 3% ले रहा है, हम 3 और 4 पे, और हम 7 पे और 8 पे दे रहे हैं। ये डिससर्विस नहीं है तो और क्या है ये? बिल्कुल। तो ये फोर्थ जनरेशन वॉर का जो मैं जिक्र कर रहा था आपको ब्रेक के दौरान, तो फोर्थ जनरेशन वॉर में होता क्या है? बाशी तौर पर आपको तबाह किया जाए, आप 200 बिलियन एक्सपोर्ट सेक्टर को ना दें और कहें कि एक्सपोर्ट बढ़ जाए, आप एक्सपोर्ट के इनपुट ना करें और कहें कि एक्सपोर्ट बढ़ जाए, आप एक्सपोर्ट करने वाली जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं उन पर और प्रेशर डालें और कहें कि एक्सपोर्ट बढ़ जाए, आप मुल्क में ऐसी अफरा तफरी फैलाने की, तो ये और फिर कलगोशन यादेव फिरता रहे
हम एजेंट बनाते रहे। इसी तरीके से BLA, इसी तरीके से एथनिक प्रॉब्लम, इसी तरह सेक्टेरियन प्रॉब्लम, ये सारी 4th जनरेशन वॉर के जुजियात हैं और इन जुजियात को हमारे ऊपर मुसल्लत बतदरीज किया गया है और अब तेजी से हो रहा है। और CPEC, JMTS और ये सारी जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं, अगर आप उस पैराहे में देखें तो आपको समझ आ जाएगी। सही बात है जनरल लोधी साहब, समझ में हमें तो कम, क्योंकि आपके जो एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, उस बुनियाद पे आपको क्या हल क्या समझ में आता है? हल, क्योंकि हमने शुरुआत जो करी CPEC, JMTS का बयान, उसके बाद दाइश का खतरा, दहशतगर्दी, और फिर ये वर्ल्ड बैंक की स्टेटमेंट जो उन्हीं हक़ाइक़ की निशानदेही कर रही जो हम लोग पहले से कर रहे थे। तो लोधी साहब, इसका हल, सोल्यूशन क्या है? ब्रॉड बेस्ड सोल्यूशन क्या है? ये किस तरह से हल होंगे मसाइल? क्या होगा? कौन करेगा हल? लोधी साहब जी, मैं देखें कोई माहिर मुआशियात तो नहीं हूँ, लेकिन अच्छी तरह हम बुनियादी बातें तो समझते हैं। ये जो बात कर रहे हैं एम्बेसडर जमील साहब और डॉक्टर साहब, इसके बात यह है कि ये 4th जनरेशन वॉर या हाइब्रिड वॉर जो जिसके मुख्तलिफ जहतें हैं और इसमें इकनॉमिक वॉर सबसे सर फहरिस्त है, सबसे आगे चलती है। तो पहले हमें बांधा गया है, उसके बाद ये बयान आया है डोनाल्ड ट्रंप का। वो ऐसे ही नहीं उसने बयान दे दिया, पहले उन्होंने देख लिया भी इनको हर तरीके से हमने काबू कर लिया, उसके बाद अब बात ये है कैसे इस पर काबू पाया जाए, ये आपका सवाल है। सबसे पहली जो ज़रूरी बात यह है कि हम ये बात माने कि हम एक ख़ास किस्म की हालत जंग में हैं और हमारे ऊपर हाइब्रिड वॉर थोपी गई है। ये सबसे पहली है। अगर हम ये ना माने कि हम हालत जंग में नहीं है जी, सब कुछ ठीक है, फिर तो ये पहला स्टेप ही गलत हो जाएगा। उसके बाद फिर हम देखें कि हाँ, हमारे ख़िलाफ़ इकनॉमिक वॉर, हमारे ख़िलाफ़ नफ्सियाती वॉर, हमारे ख़िलाफ़ प्रॉपर मिलिट्री टेररिज्म और ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। अब हमें अपने अंदर वो एक्सपर्ट्स लेकर आने हैं जो इनका जवाब दें। आप देखें, मिसाल के तौर पे आपकी अगर इकॉनमी अंडरमाइन हो रही है, एक इकोनॉमिक वॉरफेयर आपके ऊपर है या आपके ऊपर मीडिया वॉरफेयर और एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, तो ये इसको वापस लड़ने के जो हथियार हैं वो फौज के पास तो नहीं है और उधर से फिर आपको पता है गवर्नमेंट में भी कोई नहीं है। सही। तो अगर इकोनॉमिक वॉरफेयर का जवाब देने वाला कोई इदारा है ही नहीं, अगर नफ्सियाती वॉरफेयर का जवाब देने वाला कोई इदारा है ही नहीं, तो फिर हम कैसे इसको कर? तो ये लड़ी जा सकती है बशर्ते कि जैसे मैंने कहा, हम समझें, इसकी जहतें समझें और उसके हिसाब से हर एक फील्ड में हम जवाब दें। इकोनॉमिक वॉरफेयर में जवाब दें, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में जवाब दें, मिलिट्री वॉरफेयर में जवाब दें, और इसके लिए अंदरूनी यकजहती बहुत ज़रूरी है। तो ये जब तक हम पैदा नहीं कर सकेंगे, मेरा ख्याल है कि ये जंग अभी शुरू ही नहीं हमने की, हमारे ऊपर ये जंग थोपी गई है और हमने इसको वापस लड़ने का अभी तक शायद मुकम्मल तौर पे फैसला ही नहीं किया है। हाँ, अलग अलग कामों पे लगाया हुआ है, फौज को कहा हुआ है कि आप अपना लड़ते रहें, वो लड़ रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि स्टेट लेवल पे एक मरबूत हाइब्रिड काउंटर वॉरफेयर कोई जारी है या नहीं है। मेरा ख्याल अभी नहीं है। इसको फौरी तौर पे हमें ऑर्गेनाइज करके शुरू करना चाहिए, जवाब देना चाहिए। सही है। तो इसी, क्योंकि आपने कहा ना जवाब दें, तो जमील साहब ये हमने इसी बात को ले लें। CPEC के हवाले से जो बयान आया अमेरिका का, जेम्स मैटिस का, हमारे जो फॉरेन ऑफिस ने जवाब दिए, सेटिस्फैक्टरी है जवाब? मुतमईन करते होते हैं आप इससे? देखिए, खाली जवाब से कोई काम नहीं होता है डिप्लोमेसी में। डिप्लोमेसी में सबसे बड़ी बात होती है कंसिस्टेंसी, और कंसिस्टेंसी के साथ साथ मल्टी लेयर्ड एंड मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रखी जाती है डिप्लोमेसी में, पर्टिकुलरली इन हालात में। जबकि हमारे पास ऐसा नहीं है। हमारे पास लीडरशिप का फुकदान है, हमारे पास लीडरशिप पूरी की पूरी दूसरे मामलात में उन्होंने अपने आप को उलझाया हुआ है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि हमारे पास लीडरशिप की वजह से कि बदन मौजूद लेकिन सर नहीं है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ अब कोई भी रहबर नहीं है। सर, बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। लोधी साहब ने जो बात की थी कि यकजहती की शायद वो जरूरत है, लेकिन आज प्रोग्राम के अंदर हमने जो मल्टीनेशनल चैलेंजेस हैं, जिसके अंदर सिक्योरिटी थ्रेट, दाइश जैसी तंजीमों से उसके हकायक बेनकाब किए, आपको माशी तौर पर जो खतरात लाहक हैं, जिसकी निशानदेही आलमी एजेंसीज, बैंक्स कर रहे हैं, आलमी बैंक ने की है, वर्ल्ड बैंक की तरफ से हुई है, वो आपके सामने रख के हमने पिक्चर पूरी पेश की है। और इसके साथ जो अमेरिका की तरफ से CPEC के खिलाफ जो इस पर बयानबाजी हुई है, वो आखिरकार उसके पीछे मुहर्रिकात के हमने बेनकाब किए। फीडबैक फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पर आप दे सकते हैं। देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।